स्वागत है दोस्तों आपके अपने एग्जामगढ़ में। हम लोग पढ़ रहे थे भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के बारे में और इस क्रम में हम लोग पढ़ चुके थे भारत में पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन, डेनिस का आगमन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में। तो भारत में फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में बात करें तो फ्रांस का शासक था लुई 14वां। याद रखिएगा, फ्रांस का शासक है जिसका नाम है लुई 14वां। लुई 14वां का एक मंत्री है जिसका नाम है कोलबर्ट। लुई 14वां का मंत्री है जिसका नाम है कोलबर्ट। कोलबर्ट के प्रयासों से कोलबर्ट समझाता है अपने राजा को कि तमाम यूरोपीय कंपनियां क्या कर रही है, भारत से व्यापार कर रही है, तो क्यों ना हम लोग भी व्यापार में क्या करें, हिस्सेदारी रखें, हम लोग भी व्यापार करें और क्या करें, फायदा कमाए, मुनाफा कमाए। ये बात लुई 14वां को समझ में आ जाती है और एक सरकारी कंपनी की स्थापना होती है, जिस सरकारी कंपनी का नाम रहता है कंपनी द इंडीज ओरिएंट्स। कब स्थापना होती है? 1664 में होती है स्थापना। इस कंपनी की स्थापना कब होती है? 1664 में। और यही कंपनी को बाद में बोला जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर आपसे पूछता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में। किसके शासनकाल में? तो शासक है लुई 14वां और मंत्री का क्या नाम है? कोलबर्ट के प्रयासों से। अब देखते हैं क्या होता है। 1667 में फ्रांसिस कौरो के नेतृत्व में व्यापारियों का एक दल भारत आता है और भारत में कहाँ आता है? सूरत। और यहीं पे अपनी पहली फैक्ट्री लगाता है। कहाँ पे? सूरत में। कब लगाता है? 1667 में। 1667 में फ्रांसिस कौरो के नेतृत्व में फ्रेंच व्यापारियों का एक दल भारत आता है और भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाता है। अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में, जिसके बारे में हमने बात किया था कि इसका परमिशन क्या हो गया था, बाद में कैंसिल कर दिया गया था। तो सेम स्टेप क्या कर रहे हैं, ये फ्रेंच भी फॉलो कर रहे हैं। 1667 में फैक्ट्री सूरत में लगाया इन्होंने और 1669 में अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाया। अगर आपको ध्यान हो तो अंग्रेजों ने भी अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां लगाई थी? मसूलीपट्टनम में। इसके बाद समय है 1674 का। समय है 1674 का। 1674 में वलीकोंडापुरम का सूबेदार है, वलीकोंडापुरम एक जगह है, वहां का सूबेदार है, पुरम का सूबेदार है जिसका नाम है शेर खां लोधी। शेर खां लोधी वलीकोंडापुरम का सूबेदार है जिसका नाम है शेर खां लोधी। और शेर खां लोधी से फ्रांसीसियों ने क्या किया? पुदुचेरी नामक एक गांव फैक्ट्री लगाने के लिए लिया। पुदुचेरी नामक एक गांव क्या किया? फैक्ट्री लगाने के लिए लिया। यही पुदुचेरी बाद में पौंडीचेरी के रूप में जाना गया। 1674 में क्या हुआ? तो 1674 में वलीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोधी से फ्रांसीसियों ने एक गांव जिसका नाम है पुदुचेरी फैक्ट्री लगाने के लिए लिया और यही गांव बाद में पौंडीचेरी के रूप में डेवलप हुआ। 1674 में ही देखे तो बंगाल का सूबेदार है शाइस्ता खां। 1674 में ही हम बात कर रहे हैं, बंगाल का सूबेदार है जिसका नाम है शाइस्ता खां। बंगाल का सूबेदार है शाइस्ता खान। और फ्रांसीसियों ने इस बंगाल के सूबेदार से एक चंद्रगिरी नामक जगह लिया और यहीं पे अपनी बस्ती बसाई। तो ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती कहां बसाई? तो इसका नाम है चंद्रनगर। शाइस्ता खान से एक जगह लिया जिसका नाम है चंद्रनगर और यहीं पे अपनी बस्ती बसाई, चंद्रनगर। इसके बाद अगर हम देखें तो 1701 में फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय बनाया कहां? पौंडीचेरी में।
अब मुख्यालय बनाया तो यहाँ कोई ना कोई गवर्नर होगा, और यहाँ का जो गवर्नर बना उसका नाम है फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसीसियों का पहला गवर्नर कौन है? फ्रांसिस मार्टिन। और ये 1735 ईस्वी तक रहता है। और 1735 में एक दूसरा गवर्नर आता है जिसका नाम है ड्यूमा। 1735 में आता है ड्यूमा। ड्यूमा क्या कर रहता है? इसी के समय में सबसे ज्यादा फ्रांसीसियों का विकास होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर आता है उसका नाम है 1742 में आता है डुप्ले। डुप्ले क्या करता है? डुप्ले क्या रहता है? ये बेहद ही विस्तारवादी और साम्राज्यवादी गवर्नर होता है। क्या है, कैसा है इसका नेचर? तो इसका नेचर है विस्तारवादी और क्या है? साम्राज्यवादी गवर्नर है। ये चाहता है कि किसी तरह से भारतीय राजनीति में इसको हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाए। किसको? डुप्ले को। और इसकी यही सोच, यही मंशा क्या कर देती है? आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को जन्म दे देती है। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, या इसी को हम लोग बोलते हैं कर्नाटक युद्ध। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। यहां पे हम 3 युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे, संघर्ष, और इसी को कहते हैं कर्नाटक का युद्ध। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं कर्नाटक का युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नाटक का पहला युद्ध। कर्नाटक का पहला युद्ध कब से कब तक? तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1746 से 48 तक होता है। कर्नाटक का पहला युद्ध के बारे में अगर हम चर्चा करें तो क्या हुआ है इस युद्ध में? तो देखिए, इस युद्ध का जो पृष्ठभूमि है वो भारत में डेवलप नहीं हुआ, बल्कि इस युद्ध का जो पृष्ठभूमि है वो यूरोप में डेवलप हुआ। यूरोप में एक जगह है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रिया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप में एक जगह है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, और यहाँ का जो शासक था उसका कोई पुत्र नहीं था, यानी कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो यहाँ का जो शासक है उसकी बिटिया है, उसकी पुत्री है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि उसकी बेटी को क्या किया जाए? सत्ता सौंप दिया जाए, और कुछ ये चाहते हैं कि नहीं, उसकी बेटी की जगह पे किसी और को सत्ता सौंपा जाए। तो इन तमाम चीजों में यहाँ पे 2 गुटों में है, एक में है फ्रांस और एक में है इंग्लैंड। मतलब एक में फ्रांसीसी लोग हैं और एक में इंग्लैंड। ये दोनों ही अलग अलग गुटों में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अब यहाँ पे यूरोप में लड़ाई छिड़ी हुई है। तो डुप्ले को समझ में आ जाता है बात कि अब जब यूरोप में लड़ाई छिड़ा हुआ है तो इसका इफेक्ट भारत में होगा ही होगा। इसलिए वो क्या करता है कि डुप्ले जाता है अंग्रेजों के पास और बात करता है कि जो चीजें वहां हो रही है उसको होने देते हैं, हम दोनों ही भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए हैं, तो हम लोग लड़ाई झगड़ा में कोई हाथ नहीं आजमाते। तो अंग्रेज वो लोग बोलते हैं कि देखो बात तो सही है तुम्हारा, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम तटस्थ रहेंगे, इस बात का हम आपसे वादा नहीं कर सकते। तो आगे क्या होता है? समय है 1746 का। 1746 का समय है। एक अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम है बार्नेट। अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है? बार्नेट। तो चलिए एक रफली डायग्राम से समझते हैं। एक तरफ है हमारा फ्रांस, एक तरफ है इंग्लैंड, और इन जिन क्षेत्रों का कहानी है वहां का राजा है कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन खान। कर्नाटक है और यहाँ पे है अनवरुद्दीन खान। कर्नाटक का नवाब है अनवरुद्दीन खान। चलिए देखते हैं कहानी की शुरुआत कैसे होती है। तो हमने कहा कि एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है बार्नेट। बार्नेट आता है और क्या करता है? कुछ फ्रांसीसी जलबेड़ों को अपने जलपोतों को भेज देता है। मतलब ये भी अपना नाव को भेजता है और किसको कर लेता है? इसको कब्जा में ले लेता है। बार्नेट क्या करता है? अपने जलपोतों को भेजकर, या बार्नेट के नेतृत्व वाली जलपोतों ने क्या किया कि फ्रांसीसी जलबेड़ों को क्या किया? अपने कब्जे में कर लिया। इस बात की शिकायत करता है कौन?
इस बात का शिकायत करता है डुप्ले। किससे करता है? तो कर्नाटक के नवाब से। बोलता है देखो अंग्रेज ऐसा ऐसा काम कर रहा है, आप रोको, आप यहाँ के राजा हो। लेकिन अनवरुद्दीन क्या करता है? बातों को अनसुना कर देता है। बोलता है छोड़ो, जो हो रहा है होने देते हैं, मजा लेते हैं हम बैठ के। फिर क्या होता है? अब डुप्ले क्या करता है? परेशान होकर खुद अटैक कर देता है। किस पे? डुप्ले जो है वो खुद से ही अटैक कर देता है। किस पे? मद्रास पे। किस पे अटैक कर दिया? हम लोगों ने पढ़ा था कि मद्रास किसका बस्ती है? अंग्रेजों का। तो मद्रास का घेराबंदी कर देता है कौन? डुप्ले। तो अब क्या करता है? ये जो अंग्रेज थे वो वापस किसके पास जाते हैं? अनवरुद्दीन खान के पास। और अनवरुद्दीन खान को बोलते हैं कि आप डुप्ले को बोलो कि वो मद्रास से अपना घेरा हटाए। अब इस बार डुप्ले क्या करता है कि अनवरुद्दीन खान की बातों को अनसुना कर देता है। तो अनवरुद्दीन खान गुस्सा हो जाता है और एक युद्ध का अनाउंसमेंट कर देता है। और ये युद्ध का नाम होता है सेंट थॉम का युद्ध। याद रखिएगा, सेंट थॉम का युद्ध अति महत्वपूर्ण है। कब लड़ा गया है? तो सेंट थॉम का युद्ध है वो 1748 में लड़ा गया था, सेंट थॉम। और किसे किसके बीच में ये युद्ध लड़ा गया? तो याद रखिएगा, सेंट थॉम के युद्ध में एक साइड फ्रेंच है और एक साइड अनवरुद्दीन खान है। फ्रेंच का जो नेतृत्व कर रहा है वो पैराडाइज नामक अधिकारी कर रहा है। फ्रेंच सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो पैराडाइज कर रहा है। पैराडाइज। इसके पास मात्र सेना का संख्या कितनी है? तो इसके पास टोटल संख्या है सेनाओं की वो 930 सैनिक है इसके पास। और एक तरफ है अनवरुद्दीन खान का बेटा जिसका नाम है महफूज खान, इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा है। कौन कर रहा है? महफूज खान। एक तरफ सेना का नेतृत्व कर रहा है पैराडाइज 930 सैनिकों के साथ, और एक तरफ 10,000 सैनिकों के साथ इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा है कौन? महफूज खान। दोनों के बीच में युद्ध हुई। कौन सा युद्ध? सेंट थॉम के युद्ध। और इस युद्ध में पैराडाइज ने बुरे तरीके से किसको हरा दिया? 10,000 वाली सेना महफूज खान की सेना को हरा दिया। इसी बीच क्या होता है कि 1748 में ही यूरोप में एक संधि हो जाती है और इस संधि का नाम है एक्स-लॉ-सैपेल की संधि। यूरोप में ये संधि हुई कौन सा? एक्स-लॉ-सैपेल की संधि। और इस संधि के तहत क्या हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने ही क्या किया? एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर दिया। और इसी संधि के तहत भारत में भी जो चल रहा था कर्नाटक का फर्स्ट वार या कर्नाटक का प्रथम युद्ध, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ये था हमारा कर्नाटक का फर्स्ट वार। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। तो पहला युद्ध था 1746 से 48, और दूसरा युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो ये युद्ध है 1748 से 54 के बारे में। 1700 कर्नाटक का दूसरा युद्ध के बारे में देखते हैं 1748 से 54 के बारे में। ठीक है, इस युद्ध में भी देखिए, अगर हम एक रफली डायग्राम की सहायता से देखेंगे, इसको भी एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं। इस युद्ध में क्या है? एक तरफ है हैदराबाद, एक तरफ कौन है? हैदराबाद, और एक तरफ है कर्नाटक। दोनों की हालांकि पृष्ठभूमि अलग अलग है, लेकिन इस युद्ध का जो मुख्य कारण ये था कि डुप्ले क्या चाहता था कि भारत में किसी प्रकार से हमको भारत की राजनीति में किसी तरह से क्या करे? हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाए, और उसको इस युद्ध में मिल जाता है। तो ये जो युद्ध है वो डुप्ले का साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति के कारण हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा युद्ध। हैदराबाद है, और हैदराबाद का जो देखिए, हैदराबाद में क्या होता है? जो शासक है उसको हम लोग बोलते हैं निजाम, और कर्नाटक का जो शासक होगा उसको हम लोग कहेंगे नवाब। हैदराबाद का जो शासक है या हैदराबाद का जो निजाम है उसका नाम है उलमुल आसफ जा। उलमुल आसफ जा। उलमुल आसफ जा, इसकी मृत्यु हो जाती है 1748 में। और इसका एक पुत्र है जिसका नाम है
नासिर जंग। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारी कौन है इसका? नासिर जंग क्या करता है? गद्दी पे बैठता है। लेकिन नासिर जंग का एक भांजा है जिसका नाम है मुजफ्फर जंग। इसका एक भांजा है जिसका नाम क्या है? मुजफ्फर जंग। क्या है? भांजा है, याद रखिएगा। भाचा है, भाचा छत्तीसगढ़िया में भाचा। तो नासिर जंग का भांजा है कौन? मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग क्या कर बोलता है कि उलमुल वासफ जब की मृत्यु हो गई तो अब उसकी गद्दी पे कौन बैठेगा? मुजफ्फर जंग बैठेगा, ऐसा करके वो बोलता है। चलिए, ये थोड़ा सा कहानी था इसका हैदराबाद का। अब हम लोग देखते हैं कर्नाटक में क्या चल रहा है। समय सेम है, 1748 का समय है। 1748 में कर्नाटक में क्या चल रहा है? तो कर्नाटक का नवाब है, उसका नाम है अनवरुद्दीन खान। हम लोग पहले भी बात की इसके बारे में, अनवरुद्दीन खान। और इधर है मराठे। मराठे को कब्जा में है चंदा साहब। मराठों का कब्जा में कौन है? चंदा साहब। तो 1748 में ही चंदा साहब को मराठा क्या करते हैं? रिहाई कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जा भाई जा, घूम फिर और कर्नाटक में जाके क्या करो? लड़ाई करो। तो चंदा साहब कहां जाते हैं? कर्नाटक। और कर्नाटक में आकर अपना अधिकार मांगते हैं। अब क्या था? डुप्ले को तो जैसे मांगा हुआ कुछ वरदान था उसको मिल गया। डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले ने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग को, निजाम के लिए शॉर्ट में लिख देता हूं मुजफ्फर जंग, और नवाब पद के लिए इसको भी ले देता हूं चंदा साहब। निजाम पद के लिए चंदा साहब को समर्थन देने का बात कहा। कौन? डुप्ले। निजाम पद के लिए किसको? मुजफ्फर जंग को। और नवाब पद के लिए किसको? चंदा साहब को समर्थन देने के लिए बात कहा। अब क्या होता है? अब देखिए, अब एक लड़ाई होती है। अच्छा, इन तीनों की सेना को हम लोग बात करेंगे त्रिगुट के नाम से। अब जब भी हम बात करेंगे ये तीनों का एक साथ जब सेना आएगी, कौन कौन? डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब की सेना, इसको हम लोग बात किस नाम से बात करेंगे? अब त्रिगुट सेना या तीन त्रिगुट सेना के नाम से। ठीक है, अब बात करते हैं 1749 की। 1749 में एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम होता है अंबुर का युद्ध। पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अंबुर का युद्ध 1749 में। ठीक, अंबुर का युद्ध में क्या होता है? तो एक तरफ जो सेना होती है किसकी? एक त्रिगुट सेना होती है। त्रिगुट सेना किस पे अटैक कर देता है? कर्नाटक पे। त्रिगुट सेना किस पे अटैक कर दिया? कर्नाटक पे। और कर्नाटक का नवाब हमने बात किया था कौन है? अनवरुद्दीन खान। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन खान को त्रिगुट शक्तियां क्या कर देती है? परास्त कर देती है और उसकी हत्या कर देती है। अनवरुद्दीन खान ने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। अब अनवरुद्दीन खान का एक बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ये यहां से भाग के जाके एक त्रिचिनापल्ली करके जगह है, वहां पे शरण लेता है। कहां भाग जाता है? त्रिचिनापल्ली में। त्रिचिनापल्ली में जाके शरण ले लेता है। कौन? मोहम्मद अली। तो यहाँ पे अब कर्नाटक में किसका अधिकार हो गया? तो चंदा साहब का, क्योंकि डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब के लिए किसका साथ दिया था? चंदा साहब को। ठीक है, आगे चलते हैं। जब आगे हम लोग चलेंगे तो अब देखते हैं, अब चंदा साहब जब कर्नाटक का नवाब बन गया तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रांसीसियों को तो अच्छा खासा फायदा हो गया। बहुत सारी गांव भेंट कर दिया डुप्ले को। इसने किसने? चंदा साहब ने। अब अंग्रेज बैठे बैठे सोच रहे हैं ये तो गड़बड़ है भाई, हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। तो 1750 में या यूं कहे कि इसके जस्ट बाद इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि नवाब के लिए या पहले निजाम के लिए नासिर जंग को और नवाब के लिए मोहम्मद अली को क्या कर दिया? समर्थन दे दिया। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने क्या किया कि हम लोग क्या करते हैं कि निजाम के लिए हम सपोर्ट करते हैं किसको? नासिर जंग को। और नवाब पद के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं किसको? मोहम्मद अली को। ठीक है, 1750 का समय है। 1750 का समय है और इस समय क्या होता है? अंग्रेज और कौन? नासिर जंग की संयुक्त सेना कहां अटैक कर देती है? कर्नाटक पे।
कहां अटैक कर दिया? कर्नाटक पे। और क्या होता है, कर्नाटक को ये लोग हरा देते हैं। देखिए, कर्नाटक कहने का मतलब यहाँ पे त्रिगुट शक्तियों का हरा देते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक के शासक को, यहाँ पे त्रिगुट शक्तियों को क्या कर देते हैं? हरा देते हैं। कौन? ये लोग। अब जब 1750 में अंग्रेज और नासिर जंग की सेना त्रिगुट शक्तियों को हरा देते हैं, तो होता क्या है? तो होता यह है कि हार तो जाता है, लेकिन इसी में क्या होता है? भगदड़ मच जाता है, और इसी भगदड़ में नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है। ठीक, नासिर जंग की सेना में एक भगदड़ मच जाती है, और इसी भगदड़ में नासिर जंग की क्या हो जाती है? हत्या कर दी जाती है। अब क्या होता है? अब डुप्ले बैठा था, कुछ इसी तरह खोजा तो फिर मजा ही आ जाए। बस क्या था, डुप्ले ने क्या किया कि अब हैदराबाद के निजाम के लिए किसका नाम आगे कर दिया? मुजफ्फर जंग को। मतलब हैदराबाद में किसको बैठा दिया? मुजफ्फर जंग को। यहां भी मुजफ्फर जंग डुप्ले का विश्वास पत्र, और यहां भी चंदा साहब डुप्ले का विश्वास पत्र। अब दोनों जगह क्या हो गया? फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। अब क्या हुआ? अब अंग्रेजों को भारी टेंशन हो गया। लेकिन अंग्रेजों के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ा सा और बात करते हैं हम लोग, यही मुजफ्फर जंग के बारे में। मुजफ्फर जंग क्या करता है कि पौंडीचेरी से आते रहता है। कहां? पौंडीचेरी आपको पता है कि जो फ्रांसीसियों का मुख्यालय था कहां है? पौंडीचेरी। ये पौंडीचेरी से आते रहता है हैदराबाद अपने साम्राज्य में। इसी समय क्या करता है, कुछ विद्रोहियों ने मुजफ्फर जंग को मार देता है। बीच में क्या कर देता है? इसको भी उड़ा देता है। जा बेटा तू भी मजे कर। अब डुप्ले क्या करता है, जो नवाब था उलमुल आसफ जा, इसका सबसे छोटा बेटा का नाम था सलावत जंग। क्या नाम था? सलावत जंग। सलावत जंग को क्या कर देता है? सबसे छोटा बेटा को क्या कर देता है? वहां का निजाम बना देता है। कहां का? हैदराबाद का। अब देखिए, यहां पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो समझने लायक है, और एग्जाम में एक बार पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सहायक संधि का जनक कौन था, तो हम लोग बात करते हैं कि सहायक संधि का जनक वेलीजेली था। अंग्रेज है जो हम लोग पढ़ेंगे, गवर्नर है वेलीजेली। लेकिन अगर हम रियल में बात करें तो सहायक संधि का जनक कौन था? तो सहायक संधि का जनक, अगर आपको वेलीजेली ना होके कहीं पे अगर डुप्ले दिख जाए, तो वो भी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि सहायक संधि का पहला बार यूज कोई किया था तो डुप्ले किया था। कहां पे? ये देखिए यहीं पे, सलावत जंग के केस में। सलावत जंग क्या है? छोटा है, ठीक है। सलावत जंग को क्या किया? निजाम बना दिया, और बदले में अपनी एक सेना यहां रख दिया, और उस सेना का खर्च कौन उठाएगा? सलावत जंग। ठीक है, तो यहीं पे सहायक संधि का पहला प्रयोग किया था किसने? डुप्ले ने। और इसी सहायक संधि का फिर बाद में प्रयोग करता है अंग्रेज वेलेजली ने। चलिए, तो ये बात हो गई हैदराबाद का। हैदराबाद का निजाम कौन है? सलावत जंग। और एक कौन है भाई? तो ये डुप्ले का विश्वास पात्र हो गया। चलिए, क्या है, यहाँ सेना भी रख दिया डुप्ले, कोई आएगा जाएगा तो निगरानी करेगा। और इधर देखते हैं अंग्रेजों के साथ क्या हो रहा है। तो अंग्रेज अब टेंशन में आ गए। टेंशन में ये आ गए कि यहाँ तो आ गया यार सलावत जंग, अब हम लोग का तो कुछ यहाँ पे दाल गला नहीं। तो अब इनके मन में था कि जो मोहम्मद अली है, जो कहां भाग्य शरण लिया हुआ है? त्रिचिनापल्ली में, उसको वहां से कैसे मुक्त कराया जाए। तो अंग्रेजों में एक क्लर्क रहता है, अंग्रेज की सेना में एक क्लर्क है जिसका नाम है क्लाइव। क्या नाम है? क्लाइव। और ये जो पीरियड रहता है क्लाइव का उत्कर्ष का काल कहा जाता है। क्लाइव यहां से ही स्टेप बाय स्टेप प्रगति करना स्टार्ट करता है। होता क्या है, क्लाइव अपने अधिकारियों को एक सजेशन देता है, जो चंदा साहब है वो कहां बैठा है? त्रिचिनापल्ली में। और यहीं पे कौन है? मोहम्मद अली। और चंदा साहब त्रिचिनापल्ली का घेरा डाल के बैठा हुआ है कि मोहम्मद अली निकले और हम क्या करें? इसको टपका दे। किसको भाई? तो मोहम्मद अली को। तो एक सजेशन देता है कि हम लोग क्यों ना कहां पे अटैक कर दे। हम लोग सीधा, जो चंदा साहब की राजधानी है कहां? कर्नाटक। चंदा साहब की जो राज्य है कर्नाटक, उसी पे अटैक कर देते हैं। तो इससे क्या होगा? तो जब चंदा साहब को ये पता चलेगा कि कर्नाटक पे अटैक हो गया है, तो चंदा साहब त्रिचिनापल्ली से छोड़ के कहां भागेगा? कर्नाटक की ओर। ये बात अंग्रेजों को सही प्रतीत होता है, और इस सेना को जो कमांडर बना देता है, जो लीड करने का बोलता है, वो किसको बोलता है? क्लार्क को ही, कि आपका आइडिया है, आप ही लीड करो। तो क्लार्क क्या करता है? सेना लेकर जाता है और कहां पर अटैक करता है? कर्नाटक पे। और कर्नाटक का जो नवाब है जिसका नाम है चंदा साहब, वो कहां रहता है?
त्रिचिनापल्ली में, और कर्नाटक में इसका पुत्र है जो रहता है, जिसका नाम है राजा साहब, वो रहता है यहाँ पे, कहाँ पे, कर्नाटक में, राजा साहब। जैसे और क्लाइव क्या करता है कि क्लाइव क्या करता है कि कर्नाटक को पराजित कर देता है, राजा साहब को क्या करता है, पराजित कर देता है। जैसे ही इस बात की खबर किसको लगती है, चंदा साहब को, तो चंदा साहब जो कि त्रिचिनापल्ली को घेरा डाले बैठा था, वो यहाँ से त्रिचिनापल्ली से भाग के कहाँ जाता है, कर्नाटक। और कर्नाटक में जाते समय त्रावणकोर में विद्रोहियों द्वारा इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। त्रावणकोर में विद्रोहियों के द्वारा क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया, किसका, चंदा साहब का। और तमाम चीजें चल रही थी, तो अब आप देख सकते हैं कि अब कर्नाटक का नवाब कौन बन गया, तो मोहम्मद अली। तो एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। तो अब हम लोग अगर बात करें तो इसी बीच में 1754 में जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने क्या किया, वापस फ्रांस बुला लिया। और अगला जो गवर्नर बन के आया उसका नाम है गोदहे। क्या नाम है, गोदहे। वो आते ही यहाँ क्या कर दिया, संधि पे हस्ताक्षर कर दिया। और ये जो संधि था 1754 में हुई थी, और इस संधि का नाम है पौंडीचेरी की संधि। तो दूसरा जो आंग्ल फ्रांसीसी वार था वो किस संधि के तहत समाप्त हुई, तो पौंडीचेरी की संधि के साथ दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी वार समाप्त हो गई। अब देखते हैं तीसरा, और इसमें एक प्रॉमिस किया गया दोनों के साइड से कि अब हम लोग भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और ये तो सिर्फ कहने की बात थी। चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक का तीसरा वार, तीसरा युद्ध देखते हैं, और ये है 1756 से 63 में हुआ है। कब हुआ है, 1756 से 63 में, और इसी को बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। याद रखिएगा, इसी युद्ध का नाम है सप्तवर्षीय युद्ध। कारण क्या है, ये 7 वर्षों तक चला था, इसीलिए इस युद्ध का नाम है सप्तवर्षीय युद्ध। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है सप्तवर्षीय युद्ध का नाम सुनकर। ठीक है, होता क्या है, इस युद्ध की भी जो पृष्ठभूमि है वो भारत की ना होकर यूरोप में रची गई। यूरोप में क्या हुआ था, प्रसा एक जगह है और ऑस्ट्रिया के बीच में क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। यहां भी प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। और इस संघर्ष में फिर से फ्रांसीसी और अंग्रेजों को अलग अलग लगा खड़ा कर दिया। एक साइड फ्रांसीसी हो गए और एक साइड अंग्रेज हो गए। तो इसका इफेक्ट अब भारत में पड़ना लाजमी हो गया। तो भारत में इसमें एक महत्वपूर्ण युद्ध होती है, और उस युद्ध का नाम होता है 1760 में वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध, वांडीवास का युद्ध। कब हुआ, 1760 में। 1760 में युद्ध होता है जिसका नाम है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध में कहानी वही है, एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ फ्रांसीसी हो गए। और अंग्रेजों का नेतृत्व यहां आयरकुट किया, आयरकुट, और यहां फ्रांसीसी का नेतृत्व काउंट डी लैली ने किया। आयरकुट और लैली ने किया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों का बुरी तरीके से पराजय हुआ। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों क्या किया, बुरी तरीके से क्या कर दिया, परास्त कर दिया। और 1763 में यूरोप में पेरिस की संधि हुई, और इसी संधि के साथ ये युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 1756 से 63 तक कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ, जिसका रूपरेखा कहां डिसाइड हुआ, यूरोप में। ऑस्ट्रिया और प्रसा के संघर्ष के कारण ये युद्ध भारत में भी हुआ। और इस युद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध रहा वो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकुट ने किया था और फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी लैली ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के साथ 1763 में हो गई। और इस युद्ध में क्या हुआ भाई, तो इस युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया, जो संधि की शर्तें थी उसमें ये थी कि चंद्रनगर जो फ्रांसीसियों की बस्ती थी उसको छोड़कर सारे क्षेत्र को क्या कर दिया गया,
फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया, लेकिन फ्रांसीसियों के पास से सेना रखने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये थी फ्रांसीसियों का भारत में आगमन और अंग्रेजों के हाथ से उनका हार। आपको बताना है कि फ्रांसीसी भारत का कौन सा स्टेट है या कौन सा यूटी है जो फ्रांसीसियों से 1947 के बाद आजाद हुआ था, जब मुक्त हुआ था, फ्री हुआ था। अब चल देखते हैं, एक आखिरी है यहाँ पे डेनिस। तो डेनिस के बारे में हमको कुछ पढ़ना नहीं है, बस इतना जानना है कि डेनिस कब आए भारत में। तो डेनिस भारत में 1731 में आए थे। सबसे आखिरी में आने वाले कौन थे? डेनिस। तो दोस्तों ये था भारत में यूरोपियों का आगमन, जिसको हमने काफी बृहद ढंग से कवर किया है। आपको क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम लोग आगे आने वाले क्लास में बंगाल के बारे में देखेंगे, मराठों के बारे में देखेंगे, मैसूर के बारे में देखेंगे। हम आधुनिक भारत के इतिहास को काफी डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो जरूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।